नमो नमः दोस्तों, तत्त्वमसि संपर्कयुक्त संस्कृत शिक्षण माध्यम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज मैं जो कक्षा लेकर आया हूं वो है हमारे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। दोस्तों, सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का अर्थ होता है ध्येय, उद्देश्य। दोस्तों, जब हम कोई क्रिया करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे अवश्य कोई न कोई हमारी मंशा होती है, कोई न कोई हमारा ध्येय होता है और वही मंशा, वही ध्येय हमें उस कर्म को, उस क्रिया को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और सीधी सी भाषा में हम कहें तो हम उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। अर्थात हमने किसी लक्ष्य का निर्धारण किया है, जब हमें वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो हमारा अर्थ निकलता है हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, आज की जो कक्षा है वो है संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है वह मैंने अभी आपको समझाया। अब संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है? दोस्तों, भाषा की जो भी विषय वस्तु, जो भी विचार सामग्री है वह कौशलार्थ होती है। भाषा की जितनी भी सामग्री है, अर्थात उसकी जितने भी विषय वस्तु या जितनी भी विचार सामग्री है वो सब किसके लिए है? कौशलार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है संप्रेषण, विचार विमर्श। यह है भाषा का प्रमुख उद्देश्य। क्या है? भाषा का जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो है विचार विमर्श। विचार विमर्श। और क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण या संचार की जो नैपुण्यता है वही क्या है? कौशल। कौशल किसे कहा जाता है? अर्थात जो हमारे विचारों की, जो हमारे संप्रेषण की, अर्थात विचार आदान प्रदान करने की जो नैपुण्यता है उसको ही क्या कहा गया है? कुशलता कहा। उसको ही कौशल कहा जाता है। और कौशल को ही प्रमुख मानकर हमारा जो ये संस्कृत भाषा शिक्षण है, उस संस्कृत भाषा शिक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दोस्तों देखिए, यहां पर दो प्रमुख उद्देश्य कौन से बताए गए हैं? एक बताया गया है यहां पर ग्रहण, और दूसरा बताया गया है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति। दोस्तों, ग्रहण से क्या तात्पर्य है? ग्रहण करना, अर्थात जो बोली हुई भाषा है उसको सुनकर ग्रहण करना, या अगर कोई लिखी हुई भाषा है तो उसे पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो यहां पर ग्रहण के दो अर्थ ग्रहण करना हो गया। एक तो सुनकर, पहला है सुनकर अर्थ ग्रहण, और दूसरा हो गया पढ़कर अर्थ ग्रहण। ये दो चीजें प्रमुख हो गई।
बोली हुई भाषा को सुनकर अर्थ ग्रहण करना और लिखी हुई भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये तो हो गया ग्रहण। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में भी होता है, दो भाग इसके भी होते हैं, एक तो है बोलकर और एक है लिखकर। दो प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकती है, या तो जैसे कि मैं यहाँ आपके समक्ष बोलकर भी मैं अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और श्याम पट्ट पर लिखकर भी मैं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति है एक होगी मौखिक और एक होगी लिखित अभिव्यक्ति। एक मौखिक अभिव्यक्ति होगी और एक और सी होगी लिखित। मतलब बोलकर अपने विचारों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करना, वहीं पर लिखकर अपने विचारों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करना, ये क्या है? अभिव्यक्ति। अब इनके अलावा ग्रहण और अभिव्यक्ति जो है, इनके अलावा संस्कृत भाषा शिक्षण के अन्य उद्देश्य भी बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? जैसे कि पहला जो था आपको ज्ञान, इसके बाद बताया गया है सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध और रसानुभूति, दो रसानुभूति। मनोविनोद, इसके पश्चात है सांस्कृतिक, या संस्कृति भी हम कह सकते हैं, सांस्कृतिक। ये सब उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य। अंत में बताया गया है दोस्तों सृजनात्मक, रचना। ये ग्रहण और अभिव्यक्ति के अलावा जो अन्य उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य भी है, मतलब ज्ञान के उद्देश्य, सौंदर्य बोध और रसानुभूति, मनोविनोद, सांस्कृतिक उद्देश्य और एक सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्य। क्रम के अनुसार हम एक एक उद्देश्य को समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रहण की। ये ग्रहण का क्या उद्देश्य है? ग्रहण का उद्देश्य, ग्रहण का उद्देश्य दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बोली हुई भाषा है तो उस बोली हुई भाषा को सुनने अर्थात सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। दूसरी बात मैंने बताई आपको, लिखी हुई अगर कोई भाषा है तो उसको पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। तो ग्रहण का जो उद्देश्य है वो तो अगर हम निर्धारित करें तो पहला उद्देश्य हो गया हमारा कि बोली हुई अगर कोई भाषा है, बोली हुई भाषा को सुनने व समझने, सुनने व समझने की योग्यता का विकास। हमें छात्रों को उनके समक्ष जो हम भाषा बोल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर हम संस्कृत भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं तो उनके समक्ष हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे। तो वो संस्कृत भाषा जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उसे सुनने और उसे समझने के योग्य हमें उसको बनाना है। यह है ग्रहण का उद्देश्य। दूसरी बात अगर हम करें तो जो हमारे देवनागरी लिपि, जो कि संस्कृत की लिपि है, उसको वो पहचाने और उसका स्वस्वर पाठ कर सके, इसके योग्य हमें बनाना है। यह भी ग्रहण का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य अगर हम लिखें यहां पर तो देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जो कि कौन सी लिपि है? संस्कृत की लिपि है, जो कि संस्कृत भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है, को पहचानना और उसका स्वस्वर पाठ
उसका सस्वर पाठ कर सकने की योग्यता, ये योग्यता हमें डेवलप करनी है। इसमें छात्रों में करनी है कि वो जो देवनागरी लिपि अर्थात जो संस्कृत भाषा की लिपि है वो उसको पहचान सके और पहचानने के साथ साथ उसका क्या कर सके, सस्वर पाठ कर सके। जो भी संस्कृत के वाक्य हैं या कोई ऐसे वाक्य खंड या हम कह सकते हैं कोई अनुच्छेद या गद्य खंड है तो उसको वह ठीक ठीक समझ सके। यह भी एक ग्रहण का ही उद्देश्य है। नोट कीजिए इसको भी। तीसरा उद्देश्य इसका संस्कृत वाक्यों व अनुच्छेदों को ठीक ठीक समझ सके। संस्कृत के जो भी वाक्य हैं, जो भी गद्य खंड या अनुच्छेद अगर कोई आ गया, चाहे वो लघु अनुच्छेद हो या दीर्घ अनुच्छेद हो, बड़ा या छोटा अनुच्छेद हो, तो उसको क्या करते हैं, भली प्रकार से उसको ठीक ठीक से भली प्रकार से उसको क्या करें, समझ सके। चौथा उद्देश्य, अगर ग्रहण का जो चौथा उद्देश्य अगर मैं आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं कि जो मातृभाषा अर्थात हम कह सके कि संस्कृत के अगर कोई वाक्य हैं या हम कह सके कि मातृभाषा से अगर कोई है तो उस मातृभाषा का संस्कृत में क्या कर सके, अनुवाद, ट्रांसलेट कर सके। हम लिख सके यहां पर संस्कृत के कोई भी अगर वाक्य है, संस्कृत वाक्यों व अनुच्छेदों का क्या कर सके, अनुच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद कर सके। इस योग्यता का हमें छात्रों में विकास करना, यह है ग्रहण का उद्देश्य। दोस्तों, संस्कृत के जब वो अध्ययन करता है, जब वह कोई अनुच्छेद पढ़ता है या कोई विषय वस्तु संस्कृत की पढ़ता है, तो उसके अंतर्गत आने वाले जो भी नवीन शब्द हैं उसके समक्ष उन नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना भी एक ग्रहण का उद्देश्य है। वो भी ग्रहणित कर रहा है। जब वो अनुच्छेद पढ़ेगा, जब वाक्य पढ़ेगा, तो उसके समक्ष कैसे ऐसे कोई नए नए शब्द आएंगे, तो नवीन शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करना भी ग्रहण का उद्देश्य है। तो यहां पर निर्धारित कीजिए पांचों उद्देश्य इसका। आप इसको नोट करते जाए, वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको नोट डाउन, अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। पांचवा उद्देश्य है नवीन शब्दावली। नवीन शब्दावली का ज्ञान प्राप्त करना, ये भी ग्रहण का उद्देश्य। अब जब वह नवीन शब्द उसके समक्ष आएंगे, तो जब वह वाक्यों को पढ़ेगा, अनुच्छेदों को पढ़ेगा, तो उस समय ऐसी ऐसी रचना के विभिन्न रूप भी उसके समक्ष आएंगे। जैसे कि ऐसा कोई नवीन शब्द आ जाए जैसे जिसके अंदर उसमें संधि दे रखी हो, समास दे रखा हो, प्रत्यय दे रखा हो, उपसर्ग दे रखा हो, तो ये जो रचना के जो विभिन्न रूप हैं, उन विभिन्न रूपों का ज्ञान भी उसको होगा। तो एक ग्रहण का ये उद्देश्य बन गया। क्या बन गया? ग्रहण का क्या उद्देश्य बन गया? व्याकरण के विभिन्न रूपों का ज्ञान कराना, यह भी एक इसका उद्देश्य बन गया।
बात बताऊं यहां पर, अगर हम छात्रों के समक्ष व्यवहार में अगर हम संस्कृत का प्रयोग करते हैं, व्यवहार में किसका प्रयोग करते हैं? संस्कृत का प्रयोग करते हैं। छात्रों के समक्ष अगर हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह उसे समझने का प्रयास कर सके। यह भी एक ग्रहण का उद्देश्य है। व्यवहार में संस्कृत बोली जाने पर, व्यवहार में संस्कृत भाषा बोली जाने पर छात्र उसे समझ सके। ये भी एक ग्रहण का उद्देश्य है। दोस्तों, आगे हम जिस उद्देश्य की बात कर रहे हैं वो है अभिव्यक्ति। यहां तो बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना संस्कृत भाषा में, या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यह है अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य है? अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यक्ति का उद्देश्य अभिव्यक्ति का उद्देश्य अगर संस्कृत के जो भी शब्द है, जो वाक्य है, जो अनुच्छेद है, उनका छात्र शुद्ध एवं स्पष्ट तरीके से उसको अभिव्यक्त कर सके, इस योग्य हमें उनको बनाना है। यह है अभिव्यक्ति का उद्देश्य। अभिव्यक्ति कब कर सकेगा? जब उसे संस्कृत के शब्द जो है उनका सही सही उनको उच्चारण आएगा, तभी जाके तो वो अपने विचार को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त कर सकेगा। तो इसलिए यहां पर अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या हो गया? पहला, इसका पहला उद्देश्य हो गया कि संस्कृत शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों का शुद्ध एवं स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्त कर सकने योग्य बनाना। यह है अभिव्यक्ति का उद्देश्य कि अगर संस्कृत में कोई शब्द है, कोई वर्ड्स है, कोई सेंटेंस है या फिर कोई अनुच्छेद है, तो अनुच्छेदों का वह शुद्ध एवं स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, इसके योग्य बनाना इस अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। तत्पश्चात दोस्तों देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मातृभाषा का या मातृभाषा से संस्कृत भाषा में क्या कर सके? अनुवाद कर सके, इसके योग्य हम बनाना उनको। मातृभाषा से संस्कृत भाषा, मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके। सरल और सामान्य जो भी विचार हैं, उन विचारों को एकदम शुद्ध और सामान्य भाषा में अभिव्यक्त कर सके, इसके योग्य बनाना है अभिव्यक्ति का उद्देश्य। तो इसका तीसरा उद्देश्य
जो निर्धारित किया गया वह है सरल व सामान्य विचारों को शुद्ध व साधारण भाषा में अभिव्यक्त कर सके, चाहे वो मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, अपने विचारों को शुद्ध और सामान्य भाषा में कह सकते हैं, संस्कृत भाषा में वह अभिव्यक्त कर सकने के योग्य बनाना, यही है अभिव्यक्ति का उद्देश्य। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं ज्ञान का क्या उद्देश्य है। ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य। दोस्तों हम संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत जो भी भाषाई तत्व होते हैं उन भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान का उद्देश्य है। भाषा के जो भी तत्व हैं, जो भी नवीन शब्द आ गए, अगर कोई ऐसे रचना रूप आ गए, काठिन्य निवारण आ गया, तो हमें ऐसे भाषा के जो तत्व हैं उन भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना एक ज्ञान का उद्देश्य है। रचना के जो विभिन्न रूप हैं, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, युक्तक, छंद, अलंकार, समास, इन रूपों का ज्ञान प्राप्त करना भी ज्ञान का उद्देश्य है। भाषा की जो विषय वस्तु है, जो विचार सामग्री है, उसका ज्ञान प्राप्त करना भी ज्ञान का उद्देश्य है। और दोस्तों मैं बात करूं जो साहित्य की जो भी विधाएं हैं, संस्कृत साहित्य की जो भी विधाएं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, कथा हो, चाहे वो भाव पक्ष से हो या शैली पक्ष से हो या कला पक्ष से हो, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी किसका है? ज्ञान। मतलब हमें ये छात्रों को इसका ज्ञान प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है, ज्ञान का उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य इसको नोट कीजिए आप, भाषा के तत्वों का क्या कराना। छात्रों, दूसरा हमने बताया विचार सामग्री का ज्ञान कराना। और मैंने तीसरा उद्देश्य बताया दोस्तों, रचना के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान कराना। वहीं दोस्तों मैंने जो बताया था, चौथा उद्देश्य ये बताया था कि साहित्य की जो विविध विधाएं हैं, साहित्य की, हम जैसे संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा साहित्य की विविध विधाओं, जैसे गद्य है, पद्य है, नाटक है, भाव पक्ष, कला पक्ष, शैली पक्ष, कथा कथन आ गया, वस्तु, पात्र इत्यादि। का ध्यान कराना, ये ज्ञान के उद्देश्य निर्धारित किए। भाषा तत्व का ज्ञान, विचार सामग्री का ज्ञान,
रचना के विभिन्न रूपों का ज्ञान और संस्कृत भाषा साहित्य की विविध विधाएं जैसे गद्य पद्य नाटक आ गया, कथा कथन आ गया, चाहे वो कला पक्ष से रिलेटेड हो या शैली पक्ष से हो या कथा कथन हो, वस्तु पात्र ये जो भी है इत्यादि इनका ज्ञान कराना, यह है ज्ञान का उद्देश्य। आगे जो उद्देश्य की बात करते हैं वो है हमारा सौंदर्यबोध और रसानुभूति। संस्कृत के जो भी वाक्य हैं, जो अनुच्छेद हैं, श्लोक है, कविताएं आ गई, उनका भाव ग्रहण कर आनंद की अनुभूति करना, लय ताल और स्वर लहरी के रूप में संस्कृत भाषा जो है उसको पढ़ने और उसकी रसानुभूति करने के योग्य बनाना, यह है सौंदर्यबोध और रसानुभूति का उद्देश्य। आगे लिखिए, सौंदर्यबोध और रसानुभूति का उद्देश्य। सौंदर्यबोध और रसानुभूति का उद्देश्य क्या बताया दोस्तों? मैंने पहला उद्देश्य क्या बताया? सरल संस्कृत, अगर कोई वाक्य है, संस्कृत के कोई भी वाक्य है, संस्कृत के कोई भी अनुच्छेद है, श्लोक गद्यखंड आ गए, सरल व साधारण संस्कृत श्लोक श्लोकों गद्य खंडों का भाव ग्रहण कर आनंद की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना, यह है सौंदर्यबोध और रसानुभूति का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य बताया गया है यहां पर लय ताल एवं स्वर लहरी के रूप में संस्कृत श्लोकों, सुभाषितों, लोकोक्तियों को पढ़ने व उनका रसानुभूति कर सकने योग्य बनाना। सौंदर्यबोध और रसानुभूति का यह उद्देश्य है कि छात्र जो है, अगर संस्कृत में कोई श्लोक दे रखी है, कोई कविता दे रखी है, या हम कह सकते हैं कोई सुभाषित दे रखी है, तो उन सुभाषितों को, उन लोकोक्तियों को वो पढ़ सके किस रूप में? लय ताल और स्वर के रूप में, और उनकी क्या कर सके? रसानुभूति कर सके। उनकी क्या कर सके? रसानुभूति कर सके, उनको योग्य बनाना, यह है सौंदर्यबोध और रसानुभूति का उद्देश्य। आगे जो है वो है हमारा उद्देश्य मनोविनोदात्मक उद्देश्य। मनोविनोद का मतलब ये होता है जो हमारे मन को प्रफुल्लित करे, प्रसन्नचित करे। विनोद, प्रसन्नता जो दिलाए हमारे मन को, अर्थात हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो रमणीयता से पूरा भरा हुआ है, सुंदरता से भरा हुआ है। तो हमारे जो भी ऐसे संस्कृत साहित्य की जो रमणीयता है, जो उसकी सुंदरता है, उस सुंदरता का उसको रसास्वादन कराना है,
ही मनोविनोद कहलाता है। अर्थात यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत एक और उद्देश्य बनाया गया, वो है मनोविनोदात्मक उद्देश्य। आइए दोस्तों उसे हम पढ़ते हैं, मनोविनोदात्मक उद्देश्य। मनोविनोदात्मक उद्देश्य मनोविनोदात्मक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अभी मैंने बताया आपको। प्रथम उद्देश्य मैंने क्या बताया दोस्तों? पहला उद्देश्य बताया कि अध्ययन करते हुए संस्कृत साहित्य की जो रमणीयता है, सुंदरता जो है, का रसास्वादन कराना, रसास्वादन कराना। एक तो ये उद्देश्य बनाया गया, मनोविनोदात्मक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य का जो निर्धारण किया गया इसी के अंतर्गत वो किया गया कि अवकाश, रिक्ति समय में संस्कृत के जो भी साहित्य है के प्रति अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसे जागृत करना, ये भी मनोविनोदात्मक उद्देश्य के अंदर आ गया कि अगर बच्चा कोई खाली बैठा हुआ है तो संस्कृत के जो भी पत्र है, साहित्य है, अर्थात जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं के प्रति उनको अपना अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। अर्थात संस्कृत साहित्य के प्रति अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत करना, यह है मनोविनोदात्मक उद्देश्य। आगे जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया वो है सांस्कृतिक उद्देश्य। अर्थात संस्कृत का क्या उद्देश्य? तो हमारे जो प्राचीन भारतीय धर्म है, जो भी दर्शन है, उनका ज्ञान कराना छात्रों को। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति का उसको ज्ञान कराना, उसका प्रचार और प्रसार करने की उसके योग्य बनाना, यह है सांस्कृतिक उद्देश्य। तो अग्रिम जो जिस उद्देश्य की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों सांस्कृतिक उद्देश्य। भाषा शिक्षण, संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत अग्रिम उद्देश्य है हमारा सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, सर्वप्रथम क्या है? पहला उद्देश्य क्या बताया मैंने आपको? प्राचीन भारतीय धर्म व दर्शन का ज्ञान कराना, ये एक उद्देश्य बनाया गया, सांस्कृतिक उद्देश्य। तो संस्कृति से जुड़ा हुआ उद्देश्य है। तो हमारे भारत की जो हमारे भारत के जो विभिन्न जो धर्म है, जो दर्शन है, उनका ज्ञान कराना। और दूसरा जो उद्देश्य निर्धारण किया गया वो है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ज्ञान व प्रचार प्रसार, ये भी एक सांस्कृतिक उद्देश्य बताया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराना है और उनका प्रचार प्रसार के योग्य बनाना छात्रों को। ये हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण के तहत एक उद्देश्य निर्धारित किया गया, सांस्कृतिक उद्देश्य। इसके बाद संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत जिस उद्देश्य का निर्धारण किया गया वो है सृजनात्मक, रचनात्मक उद्देश्य।
आइए दोस्तों हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सृजनात्मक रचनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक रचनात्मक उद्देश्य। वैसे तो दोस्तों ये जो उद्देश्य बनाया गया है वो उच्च स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बनाया गया है, और इसका जो निर्धारण किया गया है वो भी उच्च स्तर के छात्रों के लिए जो बनाया गया जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में ही इसको शामिल किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो उद्देश्य का बनाया गया है सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्य वो बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। छात्र लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से संस्कृत भाषा को अभिव्यक्त कर सके, इसके योग्य बनाना, मतलब रचना कार्य करना, सृजन करना, रचना वाला जो काम है वो रचनात्मक उद्देश्य का है। तो वे अपने विचारों को संस्कृत, मतलब हम कह सके संस्कृत भाषा में जो भी अपने विचार व्यक्त कर सके, चाहे वो मौखिक रूप से करें या लिखित रूप से करें, तो उसके योग्य बनाना यह भी सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्य है। ऐसी कोई विवरणात्मक या विचारात्मक ऐसा कोई विषय वस्तु है वहां पर वह शुद्ध संस्कृत में अपने विचारों को व्यक्त कर सके, मतलब ऐसा आर्टिकल उसको दे दिया जाए, जैसे कि हम हमारे जैसे 6 से कक्षा 8 के कक्षा होते हैं तो उनमें संस्कृत भाषा पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। संस्कृत भाषा का महत्व है, अस्माकं प्रिय शिक्षकः, अस्माकं विद्यालयः। तो इस प्रकार के जो भी उनको जो विचारात्मक या विवरणात्मक अगर कोई विषय उनको दिया गया, जिन शीर्षक दिया जाए जिसके ऊपर उनको लेख या निबंध लिखने के लिए कहा जाए, तो वे अपने विचार को संस्कृत भाषा में व्यक्त कर सके। दूसरी बात, अगर वो मौखिक अभिव्यक्ति हो या लिखित अभिव्यक्ति हो, तो हमारे संस्कृत के जो भी ऐसे ऐसे प्रसिद्ध वाक्य हैं, सूक्तियां हैं, सुभाषित हैं, श्लोक हैं, उनका भी वह उपयोग कर सके अपने जीवन में। अगर कोई श्लोक दे दिया उनको, कोई पद्य दे दिया, तो उस पद्य का अन्वय कर सके, प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसकी व्याख्या प्रकट कर सके, बता सके, इसके योग्य बनाना। अगर हम छात्रों को एक बड़ा सा अनुच्छेद दे दें, एक बड़ा सा गद्य खंड उनको दे दें और उनको कहें कि अब हम इनको आप संस्कृत भाषा में ही इसको अपने अभिव्यक्त करें, या हम कर सकें इसको मातृभाषा में इसका मतलब उसको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, मातृभाषा से संस्कृत भाषा में और संस्कृत भाषा से मातृभाषा। तो आइए दोस्तों, सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम निर्धारण करते हैं मौखिक रूप से मौखिक और लिखित रूप से संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति के योग्य बनाना उसको, संस्कृत श्लोक आ गए, कोई ऐसा उद्धरण आ गया, लोकोक्तियां आ गई, या सुभाषित आ गया, का अपनी अभिव्यक्ति में
प्रयोग कर सके। वहीं पर तीसरा उद्देश्य मैंने बताया मातृभाषा का संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सके, ये भी एक इसका उद्देश्य बनाया गया। वही दोस्तों मैंने अग्रिम उद्देश्य बताया मैंने चौथा बताया मैंने, जैसे कोई श्लोक दे दिया उनको तो वो श्लोकों की टीका टिप्पणी कर सके, टीका टिप्पणी कर सके। दूसरी बात मैंने बताई यहां पर सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत श्लोकों की टीका टिप्पणी कर सके। और पांचवा उद्देश्य मैंने यहां पर बताया कि अगर कोई दीर्घ या बड़ा अनुच्छेद उनको अगर दे दिया जाए तो उस अनुच्छेद का वो सार लिख सके, इसके योग्य बनाना है। अगर विवरणात्मक या हम कह सकते हैं विचारात्मक विषय पर संस्कृत भाषा में अपने विचारों को क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। दोस्तों ये सृजनात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत किया गया। दोस्तों इनके अलावा ये तो हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य है ही, लेकिन जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इनके द्वारा 1961 में इसका गठन किया गया। 1961 इसके अंदर 6 प्रकार बताए गए जो आपके समक्ष में बता रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं उनको, वो कौन से 6 प्रकार है वो एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक परिषद और इसके द्वारा जो बताए गए प्रकार है वो 6 प्रकार बताए, जो 6 प्रकार बताए गए। कौन कौन से 6 प्रकार बताए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर दोस्तों। एक बताया गया है ज्ञान, दूसरा बताया गया है अवबोध, और तीसरा बताया गया है ज्ञान उपयोग। चौथा बताया गया है कौशल, और पांचवा बताया गया है अभिरुचि, और छठा बताया गया है अभिवृत्ति। अभी ये 6 प्रकार के बताए गए वो एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए, 1961 राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा
दोस्तों, आज की कक्षा के अंतर्गत हमने संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को पढ़ा। मेरा यह वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक आप शेयर करें और मेरे चैनल तत्त्वमसि संपर्क संस्कृत शिक्षण माध्यमों को आप सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।